नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लाए हैं जो भारत सरकार के लिए सिक्के बनाती हैं, सिक्के, रुपया। और हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी को है तो वो है रुपये की, क्योंकि खाने की ज़रूरत पड़ती है पर लेकिन रुपए के बिना खाना भी नहीं मिलता। तो आप जानते हैं जैसे भारत सरकार के रुपये का सिंबल क्या है। रुपये का सिंबल ये है। भारत सरकार के पास 4 मिंट हैं। मिंट मतलब सिक्के बनाने की फैक्ट्रियाँ। 4 फैक्ट्रियाँ कौन कौन सी हैं? एक मुंबई है, दूसरी है कोलकाता के अलीपुर में। और तीसरी है हैदराबाद। चौथी है नोएडा, यूपी में। चार सिक्के बनाने की फैक्ट्रियां हैं और ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर। इसको कॉरपोरेट में किया गया था 13 जनवरी 2006 को। सबसे पुरानी मिंट है कोलकाता, 1757 की। और इसी की जो दूसरी यूनिट है जिसको SPMCL बोलते हैं, जिसमें नोट छापे जाते हैं, ये सब नोट, पेपर, स्टाम्प पेपर ये सब बनाए जाते हैं, वो SPMCL के अंतर्गत आती हैं। और ये मिंट मतलब जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं। सिक्कों में बनाने के लिए ज़्यादातर ये अपने मेडेलियन और जो यूज के लिए होते हैं, 1 के सिक्के, 2 के सिक्के, 5, 10 के सिक्के बनाए जाते हैं। अभी तो और भी ज़्यादा सिक्के बनाने लगे हैं, 25, 50, 100 तक के सरकार ने सिक्के बनाने के आदेश दे दिए हैं। SPMCL जो सिक्के नोट्स बनाती हैं उनमें है ज़्यादातर करेंसी नोट बनाती है, बैंक नोट बनाती है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनाती है, पेपर्स बनाती है, सिक्योरिटी प्रोडक्ट सर्कुलेशन एंड कमेमोरेटिव कॉइन्स बनाती है, सिक्योरिटी इंक बनाती है। सिक्योरिटी इंक का मतलब होता है जो भारत सरकार यूज करती है। ये एक्ट आता है कॉइनेज एक्ट 1906 के अंतर्गत। जो एक्ट भारत सरकार एक्ट, इसके अंतर्गत ये कंपनियों का निर्माण हुआ है और इसी एक्ट के अंतर्गत ये सिक्के बनाती हैं। नोएडा की जो कंपनी है वो 1 जुलाई 1988 को बनाई गई थी। और प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस मतलब नोट छापने वाली जगह या सिक्के, स्टाम्प, सिक्के नहीं, स्टाम्प, पेपर ये सब जो छापती हैं वो है देवास MP, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, साल्बनी वेस्ट बंगाल। अब इतनी जानकारी। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि जो हैदराबाद की यूनिट है सिक्के बनाने वाली, उसने वैकेंसी निकाली हुई है। वैकेंसी किस किस ट्रेड की है अपन देखते हैं। इसको उन्होंने 2/9/2023 को पब्लिश किया है।
जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, भारत सरकार टकसाल हैदराबाद भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई है, जो भारत सरकार के पूर्णतः स्वामित्वाधीन कंपनी है। टकसाल मूल रूप से हैदराबाद के निजाम की सेवा के लिए शाही टकसाल के रूप में 1803 में स्थापित किया गया। 1950 में इस टकसाल को भारत सरकार के अपने आधिपत्य में ले लिया। वर्तमान टकसाल का उद्घाटन 28 अगस्त 1997 को चेरापल्ली में हुआ था। यह अत्याधुनिक मशीनों से युक्त देश की सबसे आधुनिक मिंटिंग इकाई है। राष्ट्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 1200 मिलियन सिक्कों के उत्पादन करने वाली क्षमता की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एशिया की सबसे बड़ी टकसाल में से एक है, जिसमें प्रशोधन की सुविधा के साथ साथ सिक्का पदक और प्राचीन पदकों की ढलाई की सुविधा है। अब अपन इसमें आगे देखते हैं। पात्रता इन्होंने मांग रखी है। आवेदन करने वाले पूर्व उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन के पात्रता मानदंडों को पूरा करें। आवेदन का तरीका ऑनलाइन है, जिसकी वेबसाइट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी के जरिए आप जाके आवेदन कर सकते हैं। igm.hyderabad.spmsil.com। अब आगे देखते हैं। इस अपलोड करने की तिथि हमने आपको बता दिया 2/9/2023 है। आवेदन शुरू होंगे 2/9/2023 से। आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने की तिथि है 1/10/2023। सभी पदों के ऑनलाइन परीक्षा की तिथि मतलब अक्टूबर नवंबर, समझिए आपकी 2 महीने में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको दिया है cgrs.ibps.in के माध्यम से सवाल भी पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना मना है। कोई भी अगर इसमें परिवर्तन या शुद्धिपद मतलब कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं तो वो आपको igm.hyderabad.spmsil.com पर प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन देख लेते हैं। पदों की जानकारी इस प्रकार है। फाउंड्री मैन टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी निकलती है। फाउंड्री मैन का पद है टोटल 5। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पद है 5 के। टेक्नीशियन केमिकल प्लांट का पद है 8। डाई एवं मेटल टेक्नीशियन का पद है 3। प्रेस मेटल टेक्नीशियन का पद है 2। फिटर टेक्नीशियन का पद है 20। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का पद है 4। वेल्डर टेक्नीशियन का पद है 1। इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन का पद है 2। प्लम्बर टेक्नीशियन का पद है 1। मशीनिस्ट टेक्नीशियन का पद है 1। टर्नर टेक्नीशियन का पद है 1। इतने सारे ट्रेडों में इतनी वैकेंसियाँ निकाली है भारत सरकार ने। अब आप इनके क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। लेकिन पात्रता की शर्तें तो आप जानते ही होंगे। इसमें ज़्यादातर भारत का नागरिक होना, नेपाल अथवा भूटान के लोग भी, तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 के पूर्व यहाँ निवासी हैं, भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, अफ्रीकी, केन्या, युगांडा से भारत सरकार निवास कर रहा हो, भारत सरकार से निवास कर रहा हो। विज्ञापन की अंतिम तिथि के अनुसार जन्म तिथि देख लेते हैं। 1 से 12 तक कनिष्ठ टेक्नीशियन मतलब 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। और बाकी जो इनकी डेट कब से कब ली जाएगी, अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 2/10/1998 से ली जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग 2/10/1995। अनुसूचित जनजाति के लिए 2/10/1993
के बाद ही पैदा हुए हों। जो आयु सीमा में छूट दी जाएगी वो है अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर के क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर से ऊपर वालों के लिए नहीं है, क्रीमी लेयर से नीचे वालों के लिए 3 वर्ष है। अनुसूचित जात जनजात के लिए 5 वर्ष है। बाकी सैनिक वालों के लिए अलग अलग दे रखा है, 3, 3, 5 और 3। महिलाओं के लिए देख लेते हैं, विधवा तलाकशुदा महिलाएं, इन लोगों के लिए 33, आरक्षित वर्ग 33 साल, अन्य पिछड़ा वर्ग 36 साल, अनुसूचित जनजात 38 साल। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यताएं। देखिए, कनिष्ठ टेक्नीशियन फाउंड्री मैन के लिए पूर्णकालिक फाउंड्री मैन फर्नेस ऑपरेटर ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एनसीवीटी एससीवीटी आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। कनिष्ठ टेक्नीशियन केमिकल प्लांट के लिए पूर्णकालिक केमिकल प्लांट ऑपरेटर, अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल प्लांट प्रयोगशाला सहायक, केमिकल प्लांट ट्रेड में एनसीवीटी एससीवीटी मान्यता प्राप्त आईटीआई होनी चाहिए। केमिकल प्लांट में सिर्फ केमिकल प्लांट के लिए ही आवेदन करने वाले, जैसे केमिकल प्लांट से ही कहना, वो अटेंडेंट ऑपरेटर, एक होता है अटेंडेंट बॉयलर ऑपरेटर, वो लोग भी डाल सकते हैं इसमें। प्रयोगशाला सहायक के लोग भी डाल सकते हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डाई एंड मेटल, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर, टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिक, मशीनिस्ट, मशीन टूल मेंटेनेंस ट्रेड से, मतलब डाई एंड मेटल के लिए इतने सारे ट्रेड वाले जिनके पास आईटीआई प्रमाण पत्र है वो डाल सकते हैं। कनिष्ठ टेक्नीशियन प्रेस मेटल के लिए, जिनके पास गोल्ड स्मिथ, ज्वेल्स स्मिथ ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त आईटीआई होना चाहिए। कनिष्ठ टेक्नीशियन फिटर वालों के लिए फिटर, मिलराइट मेंटेनेंस, मैकेनिक ट्रेड से एनसीवीटी या एससीवीटी द्वारा आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए पूर्णकालिक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी का आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। कनिष्ठ टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंट, पूर्णकालिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सारे ट्रेड वाले इस ट्रेड में इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ टेक्नीशियन प्लम्बर, पूर्णकालिक प्लम्बर ट्रेड से एनसीवीटी एससीवीटी मान्यता प्राप्त आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। कनिष्ठ टेक्नीशियन मशीनिस्ट, पूर्णकालिक मशीनिस्ट या मशीनिस्ट ग्राइंडर। देखो, इसमें 2 ट्रेड वाले होते हैं, मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर। ये जिनके पास एनसीवीटी एससीवीटी आईटीआई सर्टिफिकेट है वो डाल सकते हैं। टेक्नीशियन टर्नर ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन्होंने नोट में दे रखा है, उम्मीदवार को एनसीवीटी या एससीवीटी या नेशनल ट्रेड प्रमाण पत्र में कोर्स प्राप्त हो जो प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। केंद्र राज्य बोर्ड के अलावा अन्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान रखें, जो इधर उधर से सर्टिफिकेट ले लेते हैं उनको मान्य नहीं है। इसलिए भारत सरकार द्वारा मान्य और राज्य सरकार द्वारा मान्य कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत होना चाहिए। जैसा कि आप आरक्षण में जानते हैं किसको कितनी आरक्षण मिलती है, और इस ज़्यादा जानकारी के लिए आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग आरक्षण जिनको मिलता है उनके लिए क्या होना चाहिए। जो उम्मीदवार अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल के आरक्षण के दायरे में नहीं आते और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख, मतलब समझ रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं या नॉन क्रीमी लेयर के ऊपर वाले लोग हैं, वो लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, लेकिन
उनकी इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदन वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष हेतु आय के वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनके परिवार के पास निम्नलिखित संपत्ति पारिवारिक आय के बावजूद ईडब्ल्यूएस लाभ से वंचित रखा जाएगा। मतलब 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। ये लोग इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत। और आपको हर एक साल में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना होता है, तो इसलिए नया सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही ईडब्ल्यूएस में आवेदन करें। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ ताकि आपका आवेदन निरस्त न हो और आप इस भर्ती से वंचित न रह जाएं। इसीलिए झूठी और ऐसी जानकारी न दें जिसके कारण आपका आवेदन निरस्त हो जाए। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखकर आवेदन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें, ताकि क्या है, साइट पे जब ज़्यादा लोग एक साथ फॉर्म भरने लगते हैं लास्ट टाइम में, तो साइट क्या हो जाती है, हैंग करने लगती है, फेल कर जाती है। इसलिए आप आवेदन जितना पहले हो सके कर दें। अब बात करते हैं कि किन पदों पर किस सिलेबस की जानकारी देते हैं। इसमें सामान्य योग्यता परीक्षा, सामान्य जागरूकता, बुनियादी अंग्रेजी भाषा कौशल, कंप्यूटर का मौलिक ज्ञान, बुनियादी अंक गणितीय योग्यता। ये तो आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 अंक का रहेगा और 30 मिनट का रहेगा। बाकी के 60 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ट्रेड से संबंधित होंगे, जिसका समय 120 मिनट रहेगा और अंक 150 रहेंगे। टोटल 90 मिनट का पेपर होगा। जो क्वालिफाइंग एरिया इन्होंने दे रखा है सामान्य या ईडब्ल्यूएस का, वो 55% से ज़्यादा अंक आने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कट ऑफ बोलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग का 50% होना चाहिए। अनुसूचित जात जनजाति का 45% से ऊपर होना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षा के इस चीज़ का आप लोग खास ध्यान रखिए कि परीक्षा ऑनलाइन होगी, इसलिए ऑफलाइन में प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसलिए ज़्यादातर ध्यान दीजिए कि आप लोग ऑनलाइन पेपर की प्रैक्टिस करें। और ख़ासकर अपने जब आप तैयारी करते हैं तो ट्रेड की समझिए 60 क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर कोशिश करिए कि 60 में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप नंबर ला सकें। बाकी के 30 जो क्वेश्चन हैं वो जनरल नॉलेज, अंग्रेजी, कंप्यूटर, गणित, इन सबको मिला के देता है। तो इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। मान लीजिए अगर 4 चीज़ों में आ रहा है तो 5-5 क्वेश्चन का एक रेशियो मेंटेन रखते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा आपको फोकस अपने ट्रेड पे करना चाहिए। और इन्होंने केवल ऑनलाइन परीक्षा में, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने 55% मार्क्स ला लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, उसके बाद आप मेरिट में शामिल होंगे और जिसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेरिट रहेगी उसी के अनुसार चयन किया जाएगा। परीक्षा के बाद आपका जितने भी दस्तावेज हैं उनका वेरिफिकेशन होगा, पीवीआर होता है। और आपको एक सबसे ज़रूरी जानकारी ये है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। इसलिए आप लोग इसमें परेशान ना हो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। और परीक्षा में नाप तौल की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाएगा, इसलिए आप लोग इस चीज़ से परेशान नहीं होइएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका
PDF चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। तो आप जिस एरिया में आते हैं उसी को चयन कीजिएगा। ज़्यादा दूर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस जोन में आते हैं उसी जोन में एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि बहुत दूर एग्ज़ाम देने जाने से आपको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, इसलिए अपने पास के ही सेंटर को चूज करिए। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। आवेदन फॉर्म भरने के लिए अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, PWBD की फ़ीस है 300 रुपये। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWS की फ़ीस है 650 रुपये। और ये जो है बैंक ट्रांजैक्शन शुल्क में द्वारा दान किया जाएगा। आवेदन करने का तरीका देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और इस वेबसाइट के ज़रिए ही आपका आवेदन भरा जाएगा। बाकी तो आप जिस कंप्यूटर सेंटर पे जाएंगे वो आपको फॉर्म भरने में सहायता कर देता है। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग आवेदन करें और वैकेंसी में सिलेक्शन लें। इसी के साथ थैंक यू।